Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. खरीदार होशियार बाश, बायर beware. खुशामदीद है आपको मास्टर क्लास यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में. आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाली है. प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, एट्सेट्रा सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है किसी भी चीज़ को इन एंड आउट पढ़ना, समझना, सच को झूठ, झूठ को सच से अलग करना. दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मशहूर कहावत है, बायर बीवेयर, खरीदार होशियार बाश. लेकिन सवाल है कि ये कहा क्यों जाता है. आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरेज रिसर्च रिपोर्ट्स का एक फोरेंसिक एनालिसिस करके दिखाएंगे. आपको 15 पॉइंट्स का एक लेआउट सिखाएंगे. जिस लेआउट के एक्सरे से आप जो भी रिपोर्ट गुजारेंगे, इसके बाद आप कोई भी डेटा पॉइंट, बेशक वो जितना भी छुपाया जा रहा हो रिपोर्ट में, आपसे मिस नहीं होगा. हर डेटा पॉइंट के साथ हम आपको सबूत भी दिखाएंगे कि कब कब ये काम हुआ है, स्टॉक नेम, डेट्स एंड एवरीथिंग के वीडियो के बाद आप खुद भी गूगल करके देख सकें. हम किसी पर ज़ाती तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि हम उन पैटर्न्स और डेटा पॉइंट्स को डायसेक्ट करेंगे जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर की नज़र से ओझल रहते हैं. अगर आप इस वीडियो के 15 फोरेंसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट किसी भी दुनिया के इक्विटी मार्केट की आपसे कुछ छुपा नहीं सकती. आप रिपोर्ट को इन्वेस्टर की तरह नहीं, एक फोरेंसिक ऑडिटर की नज़र से देखेंगे. और अगर आप वो इंसान हैं जो हाइप के बजाय हकीकत और डेटा की तलाश में हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर्दे उठाते हैं उस सच से जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के बड़े बड़े गुरुज आपसे छुपाते हैं. चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पोस्टमॉर्टम. पॉइंट नंबर 1, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड अराउंड द रेवेन्यू मॉडल. देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स क्या होता है? जब भी आपके सामने ये सवाल आए तो जहन में क्या आता है? कमीशंस? नहीं जी, कमीशंस तो उनका चाय पानी होता है. इट डजंट रियली मैटर टू देम. वो तो उनके लिए चवनियाँ हैं. बल्कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैंडेट्स एक चीज़ होती है. वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैंडेट्स उनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स होता है. जब एक ब्रोकरेज किसी कंपनी का आईपीओ मैनेज करती है, तो उनका रिसर्च डिपार्टमेंट उस कंपनी के लिए नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लिख सकता. ये स्ट्रक्चरल बायस एनालिस्ट को न्यूट्रल या सेल के बजाय हमेशा बाय की तरफ पुश करता है. रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये रिसर्च है, मगर असल में ये मार्केटिंग कोलैटरल होता है. स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिपोर्ट्स में 80% से ज़्यादा रेटिंग्स हमेशा बाय की होती हैं. रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ. सितंबर 2021, एयरलिंक कम्युनिकेशन का आईपीओ. आपकी एक बहुत मशहूर ब्रोकरेज हाउस ने आईपीओ से पहले इंतहाई बुलिश रिसर्च रिपोर्ट दी. क्योंकि वो लीड मैनेजर थे, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़ेह था. लिस्टिंग के बाद प्राइस क्रैश हुई और रिटेल इन्वेस्टर्स सारे के सारे फंस गए. यहाँ सवाल आपका पूछना बनता है कि क्या रिसर्च इंडिपेंडेंस तब तक मुमकिन है जब तक एनालिस्ट की सैलरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डील से जुड़ी हो? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमेशा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पर भारी पड़ते हैं. पॉइंट नंबर 2, मैनिपुलेशन ऑफ WACC. WACC stands for weighted average cost of capital. देखिए, फोरेंसिक ऑडिट में सबसे पहला रेड फ्लैग जिसको हम पकड़ते हैं,
सबसे पहला रेड फ्लैग डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल में डब्ल्यूएसीसी का होता है। एनालिस्ट अक्सर रिस्क फ्री रेट को आर्टिफिशियली कम कर रखते हैं कि ताकि टारगेट प्राइस ज्यादा निकल सके। पाकिस्तान जैसी वॉलेटिल इकोनॉमी में 20% से कम डब्ल्यूएसीसी इस्तेमाल करना अक्सर बेईमानी ही होती है, मगर रिपोर्ट्स में इसे दबा दिया जाता है। इससे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है, जो इन्वेस्टर को धोखा देती है। अगर आप सिर्फ डब्ल्यूएसीसी को 2% बढ़ा दें तो अक्सर 500 रुपए का टारगेट प्राइस गिरकर 350 पे आ जाता है। रियल टाइम एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। 2022 की सीमेंट सेक्टर की रिपोर्ट्स निकाल लें। जब पॉलिसी रेट 15% से ऊपर जा रहा था, कई ब्रोकरेज हाउसेस, द बिग गन्स, अपने डीसीएफ मॉडल्स में 13%, 14% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज कर रहे थे ताकि टारगेट प्राइसेस को आर्टिफिशियली ऊंचा रखा जा सके। यहां सवाल करना यह बनता है कि अगर पाकिस्तान का पॉलिसी रेट बढ़ रहा हो तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में डिस्काउंट रेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता? तो उसका जवाब यह है ताकि वैल्यूएशंस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा सके और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। इसके साथ एक एक्स्ट्रा आपके सामने मिसाल रखता हूं। सभी को याद होगा जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 191,000 के अराउंड टच किया तो अचानक से रिपोर्ट्स आने लग गई सब ब्रोकरेज हाउसेस की, कोई 2 पे, कोई 215 पे, तो कुछ तो 2.5 से भी ऊपर ले गए। और बच्चे को भी नजर आ रहा था पैटर्न रिवर्स हो चुका है। फर्स्ट एवर वीडियो दैट आई पुट ऑन दिस चैनल वाज ऑन February 12, 2026, सिर्फ इसलिए कि किसी ने देख लिया उसका फायदा हो जाए। सीरियस लेवल की मैनिपुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, टर्मिनल ग्रोथ रेट पॉलिसी। देखिए, टर्मिनल वैल्यू अक्सर किसी भी वैल्यूएशन का 60% से 70% हिस्सा होती है, जो कि इन्फिनिटी तक की ग्रोथ को एज्यूम करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एनालिस्ट अक्सर टर्मिनल ग्रोथ रेट को पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा एज्यूम करते हैं। यह एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबल सिनेरियो है कि एक कंपनी पूरी इकोनॉमी से हमेशा तेजी से ग्रो करेगी। फोरेंसिक डेटा बताती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 2 से 3% से ज्यादा टर्मिनल ग्रोथ अनरियलिस्टिक है, मगर रिपोर्ट्स में अमूमन दिखाया जाता है 5 to 8%। रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। 2021 टेक सेक्टर की हाइप, टीआरजी और ऑक्टोपस की मिसाल सामने रखें 2021 की। एनालिस्ट ने टर्मिनल ग्रोथ रेट्स को 8% से ऊपर एज्यूम किया। यह छुपा करके टेक कंपनीज का लाइफ साइकिल छोटा होता है। आज वो स्टॉक्स अपनी उस पीक से 60% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो सवाल करना यह बनता है कि क्या कोई कंपनी मुल्क की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो कर सकती है कंटिन्यूसली? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैथ के मुताबिक टर्मिनल ग्रोथ मुल्क की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से कम ही होती है। पॉइंट नंबर 4, सेलेक्टिव पेयर कंपैरिजन यानी चेरी पिकिंग। देखिए, जब एनालिस्ट किसी कंपनी को महंगा साबित नहीं करना चाहता तो वो रिलेटिव वैल्यूएशन में सिर्फ महंगी कंपनीज को कंपेयर करता है। वो जानबूझकर उन कंपनीज को पीयर्स की लिस्ट से निकाल देता है जिनका पीई रेशो कम होता है। इसे फोरेंसिक की जबान में हम सिलेक्शन बायस कहते हैं, जो वैल्यूएशन को डिस्टॉर्ट करता है। अगर एक सेक्टर की एवरेज मिसाल के तौर पे पीई 8 है, मगर एनालिस्ट सिर्फ पीई 12 वाली कंपनीज को दिखाए, तो टारगेट प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ऑटोमोबाइल सेक्टर 2018 और 2019 में एनालिस्ट होंडा इंडस को पीयर ग्रुप से निकालकर सिर्फ हाई मल्टीपल टेक कंपनीज या ओवर प्राइस सेक्टर से कंपेयर करते थे ताकि नीचे वाले स्टॉक्स को चीप लगे। आगे जो हुआ आप सबको याद है। सवाल यह है, पेयर सिलेक्शन का क्राइटेरिया रिपोर्ट में वाज़ेह क्यों नहीं होता? तो जवाब यह है कि एनालिस्ट अपनी मर्जी के मुताबिक को
रिजल्ट्स लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सके, यानी मैनिपुलेट कर सके. पॉइंट नंबर 5, द सेल रेटिंग टैबू. देखिए, आपने शायद ही कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस से स्ट्रॉन्ग सेल की रिपोर्ट देखी होगी. फोरेंसिक ऑडिट दिखाता है कि एनालिस्ट को डर होता है अगर उन्होंने सेल लिखा तो नौकरी भी जाएगी और छोकरी भी जाएगी. और फियर ऑफ लूजिंग एक्सेस की वजह से रिपोर्ट्स होल्ड या न्यूट्रल के पीछे छुपा दी जाती हैं. असल में होल्ड का मतलब अक्सर सेल ही होता है. रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं. हैस्कॉल पेट्रोलियम 2019 से लेकर 2021 का उसका कोलैप्स, जब कंपनी 54 अरब पाकिस्तानी रुपए का फ्रॉड में डूब रही थी, सारे टॉप ब्रोकरेज हाउसेस किसी ने भी स्ट्रॉन्ग सेल नहीं कहा. सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे या न्यूट्रल अगर किसी एक आध ने कह दिया. तब तक ये इस तरह करते रहे जब तक वो स्टॉक रद्दी नहीं हो गया और अरबों रुपए रिटेलर्स के फंसे रह गए, जाया हो गए. तो सवाल है, अगर मार्केट गिर रही हो तो 90% रिपोर्ट्स बाय क्यों होती हैं? कभी सोचा है आपने? उसका जवाब है, ब्रोकरेज हाउस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को एग्जिट दिलाने के लिए रिटेल को लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं. अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में वैसे भी रिटेलर्स को कहा जाता है ये हमारी एग्जिट लिक्विडिटी है. आज शायद समझ आया हो क्यों कहते हैं. पॉइंट नंबर 6, इग्नोरिंग सर्कुलर डेट रियलिटी. ये पॉइंट मैंने एक स्पेसिफिक सेक्टर को बीच में डाल के रखा है कि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए. एनर्जी सेक्टर को मैंने इस पॉइंट में रखा. तो देखिए, एनर्जी सेक्टर्स की रिपोर्ट्स में अर्निंग्स दिखाई जाती हैं मगर कैश फ्लो को थोड़ा नजरअंदाज सा कर दिया जाता है, इतना उस पर एम्फेसिस नहीं किया जाता. फोरेंसिक ऑडिट बताता है कि सर्कुलर डेट की वजह से प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर होता है, पॉकेट में तो नहीं. एनालिस्ट अक्सर अकाउंटिंग प्रॉफिट को वैल्यूएशन का बेस बनाते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है. जब तक पैसा रिकवर नहीं होता तो आप उसको एक्चुअल प्रॉफिट कंसिडर कर कैसे सकते हैं? रियल टाइम एग्जांपल रखें. हबको और कैपको की रिपोर्ट्स 2020 की देखें. एनालिस्ट ने, आपके ब्रोकरेज हाउसेस ने हाई पे आउट्स का वादा किया मगर सर्कुलर डेट की वजह से कैश फ्लोस तो जीरो थे. डिविडेंड अनाउंस तो हो गया, महीनों तक किसी के हाथ ही ना आया. तो यहां सवाल यह करना बनता है कि क्या पेपर प्रॉफिट पर डिविडेंड मिलता है? आपको कोई बच्चा भी कहेगा कि बिल्कुल नहीं. डिविडेंड के लिए कैश चाहिए होता है जो सर्कुलर डेट की वजह से मौजूद नहीं होता. पॉइंट नंबर 7, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मैक्रो प्रोजेक्शंस. ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अक्सर गवर्नमेंट के ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं. गवर्नमेंट तो हमें पता है पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं मुझसे बेहतर आप समझते हैं. ये उससे भी ज्यादा उसे ऑप्टिमिस्टिक करके पेस्ट करते हैं. अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि इन्फ्लेशन 12% होगी तो एनालिस्ट 20% की रियलिटी को इग्नोर कर देता है. इस सिस्टेमिक बायस की वजह से पूरा मॉडल ही गलत एजम्पशंस पर खड़ा हो जाता है. स्ट्रेस टेस्टिंग से मालूम होता है कि अगर इन्फ्लेशन 5% भी डिविएट करे तो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस दूर दूर तक फेल हो जाता है. रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं. बजट 2022-2023. एनालिस्ट ने, ब्रोकरेज हाउसेस ने अजम्पशन ली कि पीकेआर यूएसडी 200 पर फ्रीज रहेगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि डिवैल्यूएशन आपके सर पे है. डॉलर 280 पे चला गया और सारी रिसर्च खड्डे में. तो सवाल यहां करना बनता है कि एनालिस्ट खुद से मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को कैलकुलेट क्यों नहीं करता? जवाब ये है सर, क्योंकि ग्लूम एंड डूम की रिपोर्ट्स से ट्रेडिंग वॉल्यूम तो जनरेट नहीं होता ना. पॉइंट नंबर 8 पे आइए. चैनल चेक्स और इनसाइडर लीक्स.
अक्सर रिपोर्ट्स में लिखा होता है आर चैनल चेक्स सजेस्ट, मगर इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। फोरेंसिक स्क्रूटनी दिखाती है कि अक्सर फैब्रिकेटेड डेटा होता है ताकि रिपोर्ट को एक्सक्लूसिव बना दिया जाए। अंदर से हमें खबर आई है, कहां से आई है? सुनने वालों में से ज्यादातर ने अंदर सुना, फोमो में चले गए। वॉल्यूम जनरेट करना था, हो गया। या फिर मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है जो लीगली ग्रे एरिया में आता है। रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि एनालिस्ट के पास कोई सीक्रेट है। रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। टीआरजी पाकिस्तान इनसाइडर ट्रेडिंग केस, एसईसी की फाइलिंग्स अभी आप गूगल पे जाकर रखिए, आपके सामने सारा आ जाएगा। चैनल चेक्स के नाम पर मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक्ड, जिस पर एसईसीपी ने 2021 में एक्शन लिया और भारी जुर्माने फिर किए। तो यहां सवाल करना बनता है कि चैनल चेक्स की रिलायबिलिटी का कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क भी है? सर बिल्कुल भी नहीं। ये एनालिस्ट की अपनी डिस्क्रेशन होती है जो ऑब्वियसली अक्सर बायस्ड ही होती है। मेट्रिक नंबर 9, वॉल्यूम पंपिंग टैक्टिक्स। देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अक्सर तब आती हैं जब किसी बड़े क्लाइंट ने एग्जिट लेना होता है। फोरेंसिक टाइम स्टैंपिंग से पता चलता है कि रिपोर्ट आने से पहले ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। रिपोर्ट का मकसद सिर्फ उस स्टॉक में रिटेल इंटरेस्ट पैदा करना होता है ताकि बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपना माल, शेयर्स, वीक हैंड्स को बेच सकें। रियल टाइम एग्जांपल रखता हूं, मुदारबा का स्कैम और पेनी स्टॉक्स 2017-2018। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने बीपीएल, बाइको और दीगर स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग बाय के नारे लगाते रहे, ठीक उस वक्त जब वॉल्यूम्स पीक पर थे। बाद में पता चला कि बड़े ब्रोकर्स खुद भी एग्जिट कर रहे थे, क्लाइंट्स को भी एग्जिट करवा रहे थे। तो सवाल आता है कि रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक पहले वॉल्यूम बढ़ना क्या जाहिर करता है? देखिए, ये इंफॉर्मेशन लीकेज और इंस्टीट्यूशनल पोजीशन की एक निशानी है। पॉइंट नंबर 10, साइलेंट रिस्क फैक्टर्स सेक्शंस। देखिए, किसी भी फोरेंसिक ऑडिट में फाइन प्रिंट सबसे अहम होता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में रिस्क फैक्टर्स वाला सेक्शन अक्सर जेनेरिक होता है, कॉपी पेस्ट किया जाता है। स्पेसिफिक रिस्क जैसे मैनेजमेंट की लीगल प्रॉब्लम्स या सेक्टर के स्पेसिफिक रेगुलेटरी शिफ्ट्स को हाइड किया जाता है। एनालिस्ट सिर्फ वही रिस्क लिखता है जो इन्वेस्टर को डराए नहीं। रियल टाइम एग्जांपल रखता हूं, हास्कॉल पेट्रोलियम। रिपोर्ट्स में कभी यह नहीं बताया गया था कि कंपनी के बैंक्स के साथ एलसीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक हो रहे हैं। जब तक ये रिस्क रिपोर्ट का हिस्सा बना तब तक शेयर्स अपने अराउंड 200 रुपए की पीक से गिरकर लिटरली पेनी स्टॉक्स की रेंज में जमीन पे पड़े हुए थे। तो फिर यहां सवाल आता है जहन में, क्या स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लेमर्स वाकई इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं? जवाब है नहीं। वो सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेस को लीगल लॉसूट से बचाने के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 11, एनालिस्ट कॉम्पनसेशन एंड बोनसेस। देखिए, एनालिस्ट की परफॉर्मेंस अक्सर इस बात पर जज नहीं होती कि उसकी कॉल सही कितनी थी, बल्कि इस बात से कि उसने कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया। स्टार्ट में मैंने आपको 191,000 वाली मिसाल दी थी। अभी भी आप मेजॉरिटी यूट्यूब पे चैनल्स देखें तो जितने लगातार अभी तक आपको विदाउट एनी डेटा, एविडेंस और मेट्रिक चांद पे लेकर जाने की खबरें बता रहे होंगे, तो जब आप उनका प्रोफेशन देखेंगे तो दे आर डायरेक्टली लिंक, इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। फोरेंसिक इंटरव्यू से पता चलता है कि रिसर्च हेड्स पर सेल्स टीम का प्रेशर होता है। जब प्रेशर जनरेटिंग ट्रेड्स का हो तो एनालिस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता, सच नहीं बोल सकता। रियल टाइम एग्जांपल लीजिए, एसईसीपी के वार्निंग लेटर्स निकालिए 2020 से लेकर 2021 तक के। एसईसीपी ने कई ब्रोकरेज हाउसेस को डायरेक्टली वार्निंग जारी की हैं 2 साल।
क्योंकि उनके एनालिस्ट सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए गैर जिम्मेदाराना कॉल्स दिए जा रहे थे। तो फिर सवाल है, क्या एनालिस्ट को उसकी कॉल की एक्यूरेसी पर बोनस मिलता है? जवाब है, ज्यादातर ब्रोकर्स में बोनस कमीशन जनरेशन और कॉरपोरेट डील्स से लिंक होता है। पॉइंट नंबर 12, सेंसिटिविटी एनालिसिस गैप्स। देखिए, एक ऑनेस्ट रिपोर्ट में सेंसिटिविटी एनालिसिस का टेबल होना चाहिए जो बताए कि अगर एक्सचेंज रेट या ऑयल प्राइस बदली तो टारगेट क्या होगा। फोरेंसिक चेक में अक्सर ये टेबल मिसिंग होता है या इंतहाई नैरो रेंज में होता है। पाकिस्तान में 30% करेंसी डिवैल्यूएशन तो नॉर्मल सी बात है, मगर रिपोर्ट्स में सिर्फ 5 या बहुत हो तो 10% तक दिखाई जाती है। रियल टाइम एग्जांपल रखता हूं, मार्च 2023 की डिवैल्यूएशन, जब आपका रुपया तकरीबन 60% गिरा तो 90% ब्रोकरेज रिपोर्ट्स फेल हो गई, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी 5 to 10% थी, यानी सिर्फ 15 से 20 रुपए की उन्होंने रेंज रखी हुई थी। तो यहां सवाल करना बनता है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में वाइडर रेंजेस क्यों नहीं दी जाती? तो सर, इसलिए नहीं दी जाती कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का डाउनसाइड रिस्क वाज़े तौर पर नजर ना आ जाए। पॉइंट नंबर 13, आईपीओ वैल्यूएशन मैनिपुलेशन। फोरेंसिक डेटा साबित करता है कि आईपीओ के वक्त ब्रोकरेज रिसर्च सबसे ज्यादा बायस्ड होती है। लीड मैनेजर हमेशा ब्लू स्काई सिनेरियो दिखाता है जहां हर चीज परफेक्ट होती है। पोस्ट लिस्टिंग डेटा दिखाता है कि 70% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड करते हैं एक साल के अंदर अंदर। आप पिछले 25 साल के आईपीओ निकालिए, 70% से ज्यादा एक साल के अंदर अंदर अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड करते हैं। रियल टाइम एग्जांपल देता हूं, सिमेट्री ग्रुप का आईपीओ ले लें 2023। एनालिस्ट ने इतने हाई मल्टीपल जस्टिफाई किए जो ग्लोबल टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के पास भी नहीं थे। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को 30% कैपिटल बस यूं उड़ा दिया। तो फिर सवाल बनता है, आईपीओ रिपोर्ट्स में हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाई की जाती है? तो जवाब है, क्योंकि ब्रोकरेज को कंपनी से लिस्टिंग की भारी फीस मिलती है। पॉइंट नंबर 14, द लैंग्वेज ऑफ डिसेप्शन। देखिए, रिपोर्ट्स में एग्रेसिव बाय, वैल्यू प्ले, कॉन्ट्रेरियन व्यू और इस जैसे अल्फाज फोरेंसिक मार्कर्स समझे जाते हैं हमारे। जब फंडामेंटल्स कमजोर हों तो एनालिस्ट इमोशनल कीवर्ड्स का सहारा लेता है। वो डेटा को स्टोरी में बदलने की कोशिश करता है ताकि लॉजिकल माइंड को बाईपास किया जा सके। रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, 2017 में पेनी स्टॉक्स की हाइप अगर आप लोगों को याद है किस पीक पे थी। रिपोर्ट्स में वंस इन अ लाइफ टाइम, ब्रोकरेज हाउसेस के तकरीबन सब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, द नेक्स्ट बिग थिंग, जनरेशनल वेल्थ और इस जैसे कई अल्फाज रोज फेंके जा रहे थे मार्केट में। फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि ये सिर्फ रिटेल को ट्रैप करने के लिए था। तो सवाल है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टोरी टेलिंग होना चाहिए? तो ऑब्वियसली सर नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सिर्फ ऑब्जेक्टिव डेटा, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज पर मबनी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, द रिटेलर्स डिफेंस, मेरा और आपका डिफेंस, ये फाइनल फोरेंसिक स्टेप है। देखिए, आखिरी पॉइंट यह है कि फोरेंसिक ऑडिटर की तरह रिपोर्ट को रिवर्स इंजीनियर कैसे किया जाए। पहला कदम, हमेशा पहली स्टेप, आप जब भी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो प्राइस टारगेट को इग्नोर कर दें और एजम्पशंस को पकड़ें। स्टेप नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस शीट से क्रॉस चेक करें, क्रॉस रेफरेंस करें। एक हाथ में एक रखें, दूसरे हाथ में दूसरी रखें। और थर्ड पॉइंट,
ब्रोकरेज का उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप चेक करें। रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। के इलेक्ट्रिक की फोरेंसिक सक्सेस, जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2016-17 में एनालिस्ट की बाय कॉल्स की के बजाय एसईसीपी की अकाउंटिंग नोट्स और कैश फ्लो को पढ़ा, वो बड़ी तबाही से बच गए। क्योंकि सभी जानते हैं उसके बाद किस प्यारे अंदाज से स्टॉक क्रैश हुआ था। तो सवाल है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ब्रोकरेज रिसर्च के बगैर सरवाइव कर सकता है? तो हाँ, मैं तो बड़ी खुशी और कॉन्फिडेंस से कहूंगा जी हाँ, 100%। अक्सर वो रिसर्च के बगैर ज्यादा बेहतर और रैशनल फैसले कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए JRT7 के नाम से जस्ट रियल टॉक 7 फोरेंसिक टेकअवेज पेस्ट करूंगा। उसको आप हमेशा के लिए जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो, आईपी हो कोई भी रिपोर्ट हो, इन 7 पॉइंटर्स को सामने रखिएगा, इनको इन फिल्टर्स से उन्हें गुजारिएगा। आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, उसके अंदर किसी भी चीज को फिल्टर आउट करने के लिए। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, क्लैरिफिकेशन की जरूरत हुई, प्लीज कमेंट सेक्शन में खुल के पूछ लीजिएगा या कम्युनिटी सेक्शन में जाकर सवाल डाल दीजिएगा। हम बड़ी खुशी से आपको डिटेल जवाब दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको कुछ फर्दर वीडियो बना के दी जाए तो वो बता दीजिएगा, वो भी कर देंगे। Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.